नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सिर्फ चुनावी तैयारी शुरू नहीं की है, बल्कि संगठन के स्तर पर भी एक बड़ा रीसेट कर दिया है। और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की पहली बैठक बुलाकर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है। सवाल यह है कि इस बैठक में आखिर इतना खास क्या है, क्योंकि बीजेपी की नई टीम सिर्फ नए चेहरों की टीम नहीं, इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव, 2029 का लोकसभा चुनाव और सबसे महत्वपूर्ण नई पीढ़ी यानी जेनजी को राजनीतिक रूप से साधने की रणनीति दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नितिन नवीन ने एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और पार्टी की नजर 2027 में होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है। खास तौर पर जेनजी तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस की बात सामने आई है। अब यहां से इस पूरी खबर का राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है, क्योंकि बीजेपी की नई टीम को अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं, ये एक तरह से बीजेपी 3.0 की तैयारी भी दिखाई देती है। 65 सदस्यों की नई टीम में 51 नए चेहरे हैं और सिर्फ 14 पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है, यानी करीब करीब पूरी टीम में बड़ा बदलाव किया गया। अब राजनीति में इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है पार्टी पुराने तरीके से आगे बढ़ने की बजाय नए चुनावी माहौल के हिसाब से खुद को ढालना चाहती है। और सबसे बड़ा बदलाव जिस दिशा में दिखाई देता है वो है युवा, जेनजी। अब जरा सोचिए, जिस पीढ़ी ने इंटरनेट के साथ बचपन बिताया, जिसकी राजनीतिक जानकारी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म से बनती है, जिसकी अपेक्षाएं पिछली पीढ़ियों से अलग हैं, उसे अगर कोई राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज करती है तो लंबे समय से उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और शायद बीजेपी इसी चुनौती को पहले ही पहचान रही है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ ये नहीं पूछता कि सरकार ने क्या किया, वो ये भी पूछता है कि मेरे लिए नौकरी कहां है, मेरे लिए अवसर कहां है, मेरी शिक्षा कितनी बेहतर हुई, मेरी डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित है और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आवाज सत्ता तक कैसे पहुंचेगी। यही कारण है कि बीजेपी की संगठन में युवा चेहरों को ज्यादा महत्व देना महज रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है, ये फ्यूचर वोटर स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है, क्या जेनजी को सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित किया जा सकता है? शायद नहीं। और बीजेपी के सामने असली चुनौती भी यही है। सोशल मीडिया पर मजबूत प्रेजेंस बनाना एक बात है और युवा मतदाता के वास्तविक मुद्दों को समझना दूसरी बात। यानी अगर बीजेपी सिर्फ रील्स, पोस्ट और डिजिटल कैंपेन्स का जेनजी आउटरीच को सीमित रखती है तो उसका असर सीमित हो सकता है। लेकिन अगर पार्टी रोजगार, शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, यूथ पार्टिसिपेशन जैसे मुद्दों को संगठनात्मक राजनीति का हिस्सा बनाती है तो यह ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज बन सकता है। और बीजेपी की नई टीम में सोशल मीडिया स्ट्रक्चर को भी बदला गया है। अमित मालवीय की जगह दीपक महाशय को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है और कई सोशल मीडिया को कन्वेनर्स भी बताए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने इसे जेनजी प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश से जोड़ा है। यानी बीजेपी शायद ये समझ रही है कि 2027 का चुनाव सिर्फ ग्राउंड पर नहीं लड़ा जाएगा, वो मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य की, उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर बीजेपी की 2027 रणनीति की बात हो तो यूपी को नजरअंदाज करना संभव ही नहीं है। नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। जी हां, यहीं से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आया है नई टीम में। कुल 8 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है और यही बताता है कि बीजेपी के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ लखनऊ की सत्ता का चुनाव नहीं होगा, ये 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होगा। अगर बीजेपी यूपी में मजबूत प्रदर्शन करती है तो 2029 के लिए उसका मनोबल और संगठन दोनों मजबूत होंगे। लेकिन अगर यूपी में विपक्ष मजबूत होता है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी की नई टीम में यूपी को विशेष जगह मिलना बिल्कुल संभावित है। और यहां एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति को जोड़कर देखिए, बीजेपी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तावड़े को बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति के अनुभव के कारण महत्वपूर्ण रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है। अब अगर एक तरफ यूपी में तावड़े जैसे चुनावी रणनीतिकार को जिम्मेदारी मिलती है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय टीम में यूपी से 8 नेताओं को जगह दी जाती है और तीसरी तरफ पार्टी की नई टीम की पहली बैठक में 2027 के चुनाव पर फोकस होता है, तो संदेश साफ है, बीजेपी 2027 को बहुत पहले से तैयार करना चाहती है और यही वो जगह है जहां विपक्ष के सामने असली चुनौती खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अब सिर्फ
चुनाव में 6 महीने पहले रणनीति बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी है। और बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत भी यही रही है, इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस। पार्टी चुनाव आने का इंतजार नहीं करती, वो चुनावी माहौल बनने से पहले संगठन तैयार करना शुरू कर देती है। अब सवाल है, इस पूरी रणनीति में जेनजी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण डेमोग्राफिक चेंज है। नई पीढ़ी का बड़ा हिस्सा पहली बार वोट देने जा रहा है, या हाल के वर्षों में वो वोटिंग एज में आया है। और ये वर्ग पारंपरिक राजनीतिक लॉयल्टीज से उतना बंधा हुआ नहीं है जितनी पिछली पीढ़ियां थी। यानी ये वर्ग किसी पार्टी का परमानेंट वोटर नहीं है, इसे मुद्दों के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है। और इसलिए बीजेपी अगर इस वर्ग पर अभी से काम करती है तो ये सिर्फ 2027 का चुनाव नहीं देख रही होगी, वो 2030 के दशक की पॉलिटिक्स के लिए अपना वोट बेस तैयार कर रही होगी। यानी आज का जेनजी कल का कोर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकता है। अब इस रणनीति का दूसरा पहलू है महिलाएं और सामाजिक प्रतिनिधित्व। नई टीम में 12 महिलाओं को जगह दी गई है और 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 6 महिलाएं हैं। इससे एक संदेश निकलता है कि बीजेपी संगठन में वुमन रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी कि नई टीम का फॉर्मूला सिर्फ युवा चुनाव नहीं है, बल्कि युवा प्लस चुनाव प्लस महिला प्लस सामाजिक विविधता प्लस डिजिटल आउटरीच प्लस चुनावी अनुभव का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। और यही बीजेपी की नई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को समझने की कुंजी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी 2027 का चुनाव आसानी से जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं। संगठन मजबूत होना और चुनाव जीतना दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं, महंगाई, रोजगार, स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी, उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण और सबसे महत्वपूर्ण युवा मतदाताओं की बदलती अपेक्षाएं, खासकर जेनजी के मामले में। अगर पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग करेगी और वास्तविक समस्याओं पर जवाब नहीं देगी तो सोशल मीडिया की रीच वोट में बदलना मुश्किल हो सकता है। और यही विपक्ष के लिए अवसर है। विपक्ष अगर युवा मतदाताओं के वास्तविक मुद्दों पर क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव तैयार कर सके तो बीजेपी के इस आउटरीच को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए विपक्ष को भी सिर्फ बीजेपी विरोध से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज का युवा केवल ये नहीं सुनना चाहता कि बीजेपी को हराना है, वो पूछेगा उसके बाद क्या, यानी रोजगार का मॉडल क्या है, शिक्षा का मॉडल क्या है, युवा एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जाए, डिजिटल इकोनॉमी में भारत के युवाओं के लिए अवसर कैसे पैदा होंगे, और राजनीति में युवाओं की वास्तविक भागीदारी कितनी होगी। जिस पार्टी के पास इन सवालों के जवाब ठीक ठीक होंगे उसके पास जेनजी को आकर्षित करने का ज्यादा मौका होगा। इसलिए नितिन नवीन की आज की बैठक को केवल एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग मानना शायद बड़ी भूल होगी। ये बैठक बीजेपी के अगले इलेक्टोरल साइकिल की दिशा तय करने वाली बैठकों में से एक हो सकती है, क्योंकि नई टीम, नई जिम्मेदारियां, नए चेहरे, नया डिजिटल स्ट्रक्चर और जेनजी पर विशेष फोकस, इन सबको एक साथ जोड़े तो तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है। बीजेपी अब 2027 को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट के रूप में देख रही है। और सबसे बड़ा टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी में जो जीतेगा वही 2029 की लड़ाई में ज्यादा मजबूत स्थिति में उतरेगा। इसलिए 2027 में चुनाव की असली लड़ाई शायद चुनाव आयोग के कार्यक्रम जारी होने के बाद शुरू नहीं होगी, वो आज से ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपनी टीम तैयार कर रही है, विपक्ष अपना सामाजिक समीकरण तलाश रहा है, कांग्रेस जेनजी और ओबीसी जैसे नए राजनीतिक मुद्दों पर जोर दे रही है, समाजवादी पार्टी अपना पीडीए समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी संगठन के जरिए अपने पुराने सामाजिक आधार को बचाने के साथ साथ नई पीढ़ी को जोड़ने की भी तैयारी कर रही है। तो 2027 में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल ये होगा कि कौन बदलते हुए वोटर को सबसे पहले समझेगा, कौन जेनजी की भाषा समझेगा, कौन उसके मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, कौन अपनी डिजिटल पॉपुलैरिटी को वास्तविक वोट में बदल पाएगा। क्योंकि आने वाले चुनावों में जिसके पास बूथ पर संगठन और मोबाइल पर नैरेटिव दोनों होंगे वही राजनीतिक मुकाबले में सबसे आगे दिखाई देगा। और नितिन नवीन की नई टीम को देखकर बीजेपी ने कम से कम इन दोनों मोर्चों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।